बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं यहाँ पर ऐच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी और निवेश गुणक के बारे में। और भी यहाँ पर दो टॉपिक हैं हमारे पास, जो कि यहाँ पर स्फीतिक अंतराल और अवस्फीतिक अंतराल है। यहाँ पर हम ये 5 टॉपिक देखने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आपने इस चैप्टर की जो है पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है, ये जो हम कर रहे हैं क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, यहाँ पर आय और रोजगार का निर्धारण जो चैप्टर है वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में हो सकता है आपका जो ये चैप्टर है आगे पीछे चैप्टर नंबर 4 या 5 दे रखा हो, तो आपको यहाँ पर आपको देख लेना है कि आय और रोजगार का निर्धारण वाला चैप्टर कौन सा है। ठीक है, ऐच्छिक बेरोजगारी वाला चैप्टर यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर कौन सा चैप्टर है? आय और बेरोजगारी का निर्धारण वाला चैप्टर है। ठीक है, क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ से अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है उसमें मैंने यहाँ पर आपको कराया था। यहाँ पर ये वाले टॉपिक आपको मैंने कराए थे, ये क्या होते हैं, पूर्ण रोजगार क्या होता है, आय का संतुलन स्तर क्या होता है, ये मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर ऐच्छिक बेरोजगारी। अब ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है? ऐच्छिक बेरोजगारी से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें बाजार की प्रचलित मजदूरी दर पर, यानी क्या होता है, बाजार की प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य उपलब्ध होने के बावजूद, यानी कार्य भी उपलब्ध है बाजार की प्रचलित मजदूरी दर पर, यानी बावजूद योग्य व्यक्ति कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होता है? देखिए, ऐच्छिक मतलब होता है इच्छा। ठीक है, इच्छा से जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से काम करने के लिए तैयार ना हो, तो एक तरह से जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से तैयार नहीं होता कि उसकी, मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आपको बात बताऊं कि अगर एक व्यक्ति है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है यहाँ पर, ये व्यक्ति, ठीक है, ये व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति क्या है, इसकी क्वालिटी है कि ये यहाँ पर जो है बाजार में ये एक काम करना चाहता है। ये व्यक्ति जो है बाजार में है, क्या है, बाजार की प्रचलित मजदूरी दर पर, यानी बाजार में जो रेट चल रहा है उसकी दर पर इसके लिए काम उपलब्ध है। क्या है? यहाँ पर काम उपलब्ध है, इसके लिए काम है। ठीक है, बाजार में काम है। ठीक है, प्रचलित मजदूरी दर पर, जो कि बाजार में मजदूरी का रेट चल रहा है, जो भी काम यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर लेबर का काम हम मान लेते हैं, लेबर का काम। ठीक है, अब लेबर का काम हम ले लेते हैं, ये व्यक्ति एक लेबर है और लेबर का रेट यहाँ पर अगर मैं मान लेता हूँ 500 रुपये है। ठीक है, लेबर का रेट क्या है? 500 रुपये। अगर ये व्यक्ति यहाँ पर ये लेबर है और ये काम करना चाहता है और ये लेबर के काम करने के लिए योग्य है, मतलब इसके हाथ पैर बिल्कुल सलामत है। ठीक है, ये लेबर का काम आराम से कर सकता है। तो यहाँ पर ये व्यक्ति लेबर का काम करने के लिए जो है तैयार है। उसके बाद ये हाथ पैर सलामत है तो ये कर सकता है। उसके बाद ये योग्य भी है, मतलब बिल्कुल ये कर सकता है इस काम को। ठीक है, और यहाँ पर इसको 500 रुपये भी मिल जाते हैं। उसके बाद भी ये काम नहीं करना चाहता, मतलब ये काम करता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कर सकता है, बाजार की प्रचलित दर पर इसको पैसा भी मिलता है। ठीक है, ये इच्छुक भी है, ये काम इच्छुक भी है, लेकिन फिर भी ये इसको काम, ऐच्छिक बेरोजगारी, ये काम करता ही नहीं है। ठीक है, इसको बाजार की प्रचलित दर पर काम मिला हुआ है। ठीक है, इसको पैसे भी मिल रहे हैं, ये कर भी सकता है उस काम को, योग्य भी है, लेकिन फिर भी ये काम नहीं करता है। तो ये ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाएगी। ऐच्छिक मतलब इच्छा से बेरोजगार है अपनी। ठीक है, इसकी इच्छा ही नहीं है काम करने की। अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है? अब यहाँ पर ऐच्छिक बेरोजगारी मतलब कि मतलब इसकी इच्छा है काम करने की। जैसे कि यहाँ पर ये गलत हो गया थोड़ा सा, क्या है कि ये ऐच्छिक बेरोजगारी ये होती है कि यहाँ पर इसको ऐसी स्थिति है कि इसकी प्रचलित मजदूरी दर पर, यानी लेबर का अगर ये काम करना चाहता है तो कर सकता है, और साथ में क्या है, कार्य करने के लिए तैयार है और कार्य उपलब्ध है और ये योग्य भी है। 3 चीज़ें होती हैं, एक तो बाजार की प्रचलित मजदूरी दर पर, ठीक है, और दूसरा ये कार्य इस करने के लिए उसके पास उपलब्ध भी है, साथ में कार्य करने के लिए उपलब्धि है, साथ में क्या है, ये योग्य भी है, लेकिन फिर भी ये काम नहीं करता। ठीक है, काम करने के लिए तैयार भी है। ठीक है, लेकिन ये काम करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर क्या है, तैयार नहीं है।
ठीक है, कार्य करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये ऐच्छिक बेरोजगारी है। ये अपनी इच्छा से बेरोजगार है, सब कुछ मिलने के बाद भी ये काम नहीं कर रहा है। अब आता है अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी में क्या होता है, अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति आ जाए जहां कार्य करने के इच्छुक या योग्य व्यक्ति, यानी एक आदमी है वो काम करना चाहता है, उसकी इच्छा है, यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर इसकी इच्छा नहीं थी, ठीक है, अपनी इच्छा से वो काम नहीं करना चाहता, उसके पास सब था, योग्यता थी, काम करने की योग्यता थी, साथ में उसको मजदूरी भी मिल रही थी, कार्य भी, काम भी मिल रहा था, लेकिन उसकी इच्छा ही नहीं थी, करना ही नहीं चाहता था वो, तो वो करता ही नहीं है। ऐसी ऐसी स्थिति में ऐच्छिक बेरोजगारी होती है। साथ में अगर हम बात करें कि वो यहाँ पर ऐसी स्थिति है जहाँ पर कोई यहाँ पर कार्य करने का इच्छुक है, यानी कार्य वो करना चाहता है, साथ में योग्य भी है, ठीक है, प्रचलित मजदूरी दर पर, और मजदूरी जो मिल रही है वो भी मिल रही है, वो उस मजदूरी दर पर काम करना चाहता है। यानी जैसे मान लीजिए ये आदमी एक काम को करना चाहता है, ठीक है, एक काम को करना चाहता है, ठीक है, इच्छुक है, उसकी इच्छा है, और साथ में इस काम को करने के काबिल भी है, ये व्यक्ति काम को कर भी सकता है, इस काम को ये व्यक्ति कर भी सकता है, ये वाला व्यक्ति, ठीक है, और साथ में और उस रेट पर कर सकता है जितने इसको इस यानी किसी और को भी इस काम को करने में जितने पैसे मिलते थे उतने ही पैसे में ये काम को कर सकता है, ठीक है। साथ में मतलब ये इच्छा भी है इसको करने की, साथ में योग्य भी है, यानी काबिल भी है इस काम को करने की, और इसमें जो पैसे मिलेंगे उस पैसे पर भी करने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसा इतना सब होने के बाद भी लेकिन उसे कार्य मिलता ही नहीं है, यानी ये काम मिल ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है यहाँ पर लोगों की संख्या ज़्यादा हो, कोई और भी और आ जाए, उसे रख ले, और इस व्यक्ति को काम ना मिले, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अनैच्छिक बेरोजगारी होगी। लेकिन दूसरी स्थिति थी, यहाँ पर क्या थी कि मतलब सब कुछ है, काम भी मिल रहा है इसको, ठीक है, लेकिन मेन बात क्या है, काम भी मिल रहा है लेकिन मेन बात है इसको करना ही नहीं है, इसकी इच्छा ही नहीं है, ठीक है, इसकी इच्छा की वजह से ये बेरोजगार है। लेकिन यहाँ पर इच्छा है लेकिन फिर भी इसको काम नहीं मिल रहा है, तो काम ना मिलने की वजह से बेरोजगार है, तो ये अनैच्छिक बेरोजगारी कहलाएगी। अब हम देखेंगे निवेश की बात करेंगे। निवेश गुणक क्या होता है? निवेश गुणक में यानी निवेश गुणक परिवर्तन के फलस्वरूप आय में परिवर्तन के अनुपात को निवेश गुणक कहते हैं। मतलब निवेश में परिवर्तन जो कि हमने निवेश किया गया है, अगर मान लो आई से इसको डिनोट करूं, निवेश में क्या किया गया, हमने परिवर्तन कर दिया, ठीक है, निवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में परिवर्तन के अनुपात को, ठीक है, निवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में परिवर्तन के अनुपात को निवेश गुणक कहते हैं। यानी जो निवेश में जो परिवर्तन हुआ उसके परिमाण स्वरूप, यानी जो निवेश में हमने परिवर्तन किया तो उसके परिमाण स्वरूप जब आय में परिवर्तन हुआ है उसे के कहेंगे, मतलब हम निवेश कहेंगे, तो या भी निवेश गुणक कहेंगे। गुणक मतलब यहाँ पर के का मतलब होता है यहाँ पर आय में परिवर्तन, ठीक है, और साथ में यहाँ पर निवेश में परिवर्तन। तो इस तरह से के का फॉर्मूला होता है। या फिर हम कह सकते हैं आय में परिवर्तन, कितना आय में परिवर्तन हुआ है, दूसरा निवेश में परिवर्तन। के इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर इस तरह से के इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/1 MPC। अब ये MPC कहाँ से आ गया आप कहेंगे, MPC ये कहाँ से आया वो मैं आपको बता देता हूँ। MPC में क्या है, यहाँ पर देखिए अथवा कैसे लिख सकते हैं, के इक्वल टू 1/MPS, मतलब के इक्वल टू 1/MPS लिख सकते हैं। इसका यहाँ पर क्या होता है, इसका अधिकतम मान अनंत या शून्य तक मान होता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ गुणक के 3 फॉर्मूले। तो गुणक के क्या हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं, 3 फॉर्मूले। के इक्वल टू होता है हमारा, पहला तो यही हो गया कि हमारा यहाँ पर आय में परिवर्तन और यहाँ पर निवेश में आय में परिवर्तन। दूसरा फॉर्मूला हमारा हो गया 1/, यहाँ पर MPS, ठीक है। तो देख लेते हैं हम, यहाँ पर यही था हमारा MPS है, तो MPS है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, इक्वल टू यहाँ पर 1 -1 MPC, ठीक है। और हमें पता था, क्या हमें पता है यहाँ पर कि हमें एक चीज़ पता है, क्या चीज़ है कि MPC प्लस जो है MPS इक्वल टू हमारा 1 होता है, ठीक है।
तो इक्वल टू जब 1 होता है तो हमने क्या करा, यहाँ से हमने इधर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये चीज़ आ चुकी है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आय देखेंगे, निवेश, यहाँ पर क्या है आय और निवेश, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इस तरह से ये आ जाएगा। और हमें पता है ना कि ये चीज़ हमारी इसके बराबर होती है और ये भी होती है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ये MPS लिखा हुआ है और ये -1 है। तो हम क्या करेंगे, MPS को अगर मुझे निकालना है तो इसको मैं इधर लेके जाऊँगा तो ये 1 माइनस यहाँ पर MPC हो जाएगा। तो मैं MPS की जगह 1 माइनस MPC लिख सकता हूँ। तो इस तरह से गुणक के हमारे 3 फॉर्मूले हो जाते हैं। तो आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया होगा 3 फार्मूले, ये मैंने आपको बताया पहले ही। और एक फार्मूला ये होता है 1/MPS होता है, और अगर आप चाहें तो MPS को 1 माइनस MPC लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके फार्मूले ये हो जाते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट। अब हमारा क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो कह रहा है जब समग्र मांग जो AD होता है पूर्ण रोजगार स्तर यानी समग्र पूर्ति से अधिक होता है, यानी AD जब होगा हमारा, जब हमारा AD जो है, AD जो हमारा है AD समग्र पूर्ति से AS से अधिक होगा, मतलब जो AD है हमारा वो AS से अधिक होगा तो उसे अत्यधिक मांग कहते हैं, यानी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो गई। तो D का मतलब होता है डिमांड, S का मतलब होता है सप्लाई। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात हो रही है कि मतलब डिमांड लोगों की मांग ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई से कम। मतलब क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर बिस्किट की मानते हैं, बिस्किट, यहाँ भी बिस्किट का उदाहरण लेते हैं, एक बिस्किट है और यहाँ पर इस बिस्किट को खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, यानी ये बिस्किट ज़्यादा बिकते हैं लेकिन इसको बनाने वाले उतनी बिस्किट नहीं बना पा रहे हैं जितनी की लोगों को ज़रूरत है। ऐसे में क्या हो रहा है, डिमांड ज़्यादा हो रही है, लोगों की मांग ज़्यादा हो रही है बिस्किट की, और लोग बना कम पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उत्पादक जो है कम मात्रा में बना पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मांग ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद आता है जब यहाँ पर AD जो है समग्र मांग पूर्ण रोजगार के स्तर समग्र यानी पूर्ति से कम होती है तो उसे अभावी मांग कहते हैं। मतलब अगर मांग कम है तो अभावी मांग है। तो यहाँ पर पूर्ण रोजगार के स्तर पर समग्र पूर्ति से कम है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर AD जो है कम है, AS ज़्यादा है, मतलब सप्लाई ज़्यादा है। मान लीजिए बिस्कुट है और बिस्कुट की लोगों ने जो है यहाँ पर जो उद्योगपति हैं और यहाँ पर जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या किया कि इस बिस्कुट का उत्पादन बहुत ज़्यादा कर दिया। ठीक है, फैक्ट्री में क्या किया, यहाँ पर बिस्कुट का उत्पादन बहुत ज़्यादा कर दिया जिससे कि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई और लोग खरीद कम रहे हैं, इससे डिमांड जो है कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं स्फीतिक अंतराल क्या होता है। अब स्फीतिक अंतराल क्या होता है, वास्तविक, यहाँ पर वास्तविक समग्र मांग और पूर्ण रोजगार संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक समग्र मांग के बीच अंतर होता है। यानी क्या होता है, वास्तविक समग्र मांग, जो कि वास्तविक समग्र मांग है कि मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर लोग हैं, तो एक लोग यहाँ पर ये लोग हैं, ठीक है, ये एक देश में रहते हैं और ये लोग क्या करते हैं, कितनी वास्तव में इनकी मांग कितनी है, इसकी ज़रूरत कितनी है, वास्तव में ये इनको कितना जो है सामान खरीदना है, कितनी मांग है इनकी। ठीक है, वास्तविक मांग और पूर्ण रोजगार संतुलन को बनाए रखने के लिए, रोजगार के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक समग्र मांग के बीच, ठीक है, जो आवश्यक समग्र मांग है उसके बीच जो अंतर होता है, यह समग्र मांग से अधिक जो है अधिक के मापा जाता है। यह अर्थव्यवस्था में स्फीतिक प्रभाव उत्पन्न होता है। मतलब कहने का मतलब है वास्तविक समग्र मांग और पूर्ण रोजगार संतुलन को बनाए रखने के लिए, ठीक है, वास्तविक समग्र मांग और पूर्ण रोजगार का जो स्तर होता है उसे बनाए रखने के लिए आवश्यक मांग जो है आवश्यक समग्र मांग के बीच अंतर होता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर आवश्यक समग्र मांग के बीच अंतर हो जाता है। तो यहाँ पर यह क्या हो गया, यह समग्र मांग से अधिक के मापा जाता है और ये समग्र मांग से ज़्यादा हो जाता है, स्फीतिक अंतराल हो जाता है। उसके बाद अवस्थितिक अंतराल क्या होता है,
अवस्फीतिक अंतराल में क्या होता है कि अवस्फीतिक समग्र मांग और पूर्ण रोजगार संतुलन को बनाए रखने के लिए, यानी वास्तविक समग्र मांग और पूर्ण, देखिए वास्तविक समग्र मांग जो कि है और पूर्ण रोजगार के स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक मांग के बीच जो है अंतर होता है, यह समग्र मांग से कम मापी जाती है। ठीक है, समग्र मांग से कमी की मापी जाती है। अर्थव्यवस्था में अवस्फीतिक मंदी उत्पाद होता है। मतलब कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि समग्र मांग में कमी मापी जाती है। ठीक है, तो कमी मापी जाती है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर समग्र मांग अधिक है, अगर समग्र मांग ज़्यादा है, मतलब एडी अगर ज़्यादा है तो स्फीतिक अंतराल होगा। ठीक है, मांग अगर ज़्यादा है, ठीक है, मांग अगर ज़्यादा है, सप्लाई कम है, ठीक है, एएस कम है, ठीक है, सप्लाई कम है, तो यहाँ पर क्या होगा आप देखेंगे, स्फीतिक का मतलब होता है, यहाँ पर सीधी सी बात है, स्फीतिक से याद रहेगा, यहाँ पर आपको याद रखना है, स्फीतिक मतलब महंगाई। ठीक है, महंगाई, तो आपको याद रखना है महंगाई का मतलब है। ठीक है, अगर महंगाई अब कैसे बढ़ेगी, लोगों की डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, लोगों की डिमांड ज़्यादा है लेकिन मार्केट में चीज़ एक ही है। ठीक है, मार्केट में चीज़ एक ही है, तो यहाँ पर क्या होगा, लोग खरीदने वाले बहुत सारे हैं लेकिन वस्तुएं बहुत कम हैं, तो जो ज़्यादा पैसा दे देगा वो चीज़ उसकी हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर स्फीत जब ऐसा होता है तो इसे स्फीतिक अंतराल कहते हैं। लेकिन वहीं पर क्या होता है कि यहाँ पर सप्लाई जो होती है एडी, यहाँ पर एएस ज़्यादा हो जाता है, यानी सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई जो है ज़्यादा हो जाती है एडी से। ठीक है, ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि यहाँ पर जब सप्लाई ज़्यादा हो गई, अब लोग कम खरीदेंगे। ठीक है, वस्तुएं ज़्यादा हैं तो वो सस्ती मिलेंगी, तो इससे क्या होगा, अवस्फीतिक अंतराल आ जाता है, अवस्फीतिक अंतराल हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा। स्फीतिक अंतराल क्या होता है कि स्फीतिक अंतराल में महंगाई बढ़ जाती है, अवस्फीतिक अंतराल में जो है मंदी हो जाती है, महंगाई बिल्कुल कम हो जाती है। ठीक है, यानी इसका क्यों होता है ऐसा, स्फीतिक अंतराल में क्या होता है कि जो लोगों की मांग है वो बढ़ जाती है, ठीक है, और सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है, समग्र पूर्ति जो है कम हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि स्फीतिक अंतराल में मतलब महंगाई कम क्यों होती है, महंगाई इसलिए कम होती है क्योंकि सप्लाई जो होती है, समग्र पूर्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है, वस्तुएं मार्केट में बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, जिससे कि यहाँ पर एडी जो है, समग्र मांग कम हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर अवस्फीतिक अंतराल होता है। तो आई होप दोस्तों अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ जो है हमारा जो है ये चैप्टर जो है क्लास यहाँ पर 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 जो है आय और रोजगार का निर्धारण चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप दोस्तों ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप ऐसे ही स्टडी करते रहें, और साथ में आप जो है बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सके, बहुत अच्छे जो है अपना एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएँ। तो चलिए हम मिलेंगे आपको किसी ऐसी ही और वीडियो के साथ।